सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आपकी 3 मार्च, और आज हम 3 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग डेली पहले लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं, तो पहले एक बार हम लोग फटाफट से 2 मार्च के करंट अफेयर को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सी यूनिवर्सिटी अभी चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में शीर्ष स्थान पर रही थी। तो ये रही थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। यदि आप लोगों से पूछे कि चौथे जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये आयोजित कहाँ पर किए गए थे, तो असम के गुवाहाटी के अंदर। और ऐसा साथियों पहली बार हुआ था कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है इसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का खिताब जीता है। अच्छा, इसने कितने मेडल जीते थे? तो टोटल 71 मेडल, जिसमें से 32 तो जीते थे इसने स्वर्ण पदक, 18 जीते थे इसने सिल्वर पदक और 21 जीते थे कांस्य पदक। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि कौन सा देश भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश बन गया था? तो ये बना था साथियों मॉरिशस देश। हाल ही में नाटो में शामिल नया सदस्य कौन बना था? तो स्वीडन। वर्ष 2030 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर ये कहां पर दर्ज की गई थी? तो दक्षिण कोरिया के अंदर। अभी साथियों एक सूची जारी की गई थी जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट का क्या नाम था? तो तेंदुए रिपोर्ट 2022। और इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए देखे गए हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर। ये जो साथी तेंदुए रिपोर्ट है 2022, ये 4 सालों में एक बार जारी की जाती है। लास्ट टाइम ये 2018 के अंदर जारी की गई थी और इस बार ये 5वीं रिपोर्ट थी। और इस रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश में कितने तेंदुए थे? तो 3,907 तेंदुए। लेकिन ओवरऑल साथ जो तेंदुए देखे गए हैं भारत के अंदर ये कितने देखे गए? तो 13,874। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक कौन सा सप्ताह बनाया था? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह। किसे पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना जाएगा? तो देवेंद्र झाझरिया को। पॉल पोगबा को अभी डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल के लिए फुटबॉल से निलंबित कर दिया है। ये साथी फ्रांस के थे। और इसके बाद हम लोगों ने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। इसके लेखक कौन थे? तो गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो अनुराग अग्रवाल। ये जो अनुराग अग्रवाल है ये असम मेघालय के 1998 बैच के IPS अधिकारी हैं और इनको 3 साल के लिए संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? तो ये साथ ही 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। एक तो उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा मिजोरम। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो UGC है इसने बिहार की यूनिवर्सिटी को, किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? तो इसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि गया के अंदर स्थित है। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच में एक अभ्यास जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण यह आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया के बीच में। देखिए साथियों ये जो समुद्र लक्ष्मण अभ्यास है ये भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच में आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। अभ्यास के बारे में बात करें तो इसका जो आयोजन है यह 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक किया गया है। संस्करण कौन सा था? तो तीसरा। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो दोनों सेनाओं के बीच में संबंधों को मजबूत करना। और यदि आप लोग इससे पूछे किसमें भारतीय नौसेना की ओर से किसने भाग लिया है, तो इसमें किल्टन जहाज ने भाग लिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोग याद रखेंगे कि भारत और मलेशिया के बीच में एक युद्धाभ्यास और आयोजित किया जाता है जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति। ये पिछली बार मेघालय के अंदर आयोजित किया गया था।
बात करें आपके मलेशिया के बारे में, तो ये रह सकते आपको मैप में मलेशिया, जितना भी आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका मलेशिया है। यहाँ की राजधानी क्या है, तो ये आपकी कुआलालंपुर। मुद्रा क्या चलती है, तो मलेशियाई रिंगिट। और जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो अनवर इब्राहिम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये साथियों आज का आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे आगे। अभी भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली किस नदी के पानी को रोक दिया है, तो पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए, ये हो जाए आपका रावी नदी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक की देख रेख में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो एक संधि हुई थी 1960 के अंदर, और इस संधि का क्या नाम था, तो सिंधु जल संधि। और इस संधि में साथी हुआ क्या था, तो 6 नदियों का बंटवारा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 3 नदियों का जो पानी है यह भारत यूज करेगा, जबकि जो 3 नदियों का पानी है ये यूज करेगा पाकिस्तान। जिसमें से भारत के पास कौन कौन सी नदियां आई थी, तो एक तो आई थी सतलज नदी, दूसरी आई थी आपकी ब्यास नदी, और तीसरी आई थी रावी नदी। जबकि पाकिस्तान के हिस्से में 3 नदियां गई थी, एक तो चेनाब, दूसरी झेलम, और तीसरी गई थी सिंधु नदी। लेकिन साथ ही जो पंजाब का पठानकोट जिला है, यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है शाहपुरा कंडी बैराज, जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में विवाद का कारण रहा है 45 वर्षों से। और इस कारण साथ ही जो रावी नदी है, इसके पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये पाकिस्तान में जा रहा था, और इसका पाकिस्तान यूज कर रहा था। और इस कारण क्या है, कभी भारत ने यहाँ पर बांध बनाकर इसके पानी पर रोक लगा दी है। और यदि आपसे ज़्यादा तो ये पूछे कि ये जो परियोजना है ये शुरू कब की गई थी, तो 1995 के अंदर। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। और मैंने आपको बताया कि इसे बंद कर दिया गया था जम्मू कश्मीर और पंजाब के कारण, विवाद के कारण। और इसे केंद्र सरकार ने फिर दिसंबर 2018 में परियोजना पर काम फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी थी। अब फाइनली ये कंप्लीट हो चुकी है। और रावी नदी से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले। यदि आपसे पूछे कि रावी नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या था, तो परुशनी। इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। और ये किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी। अच्छा, ये किसके बीच में सीमा बनाती है, तो अमृतसर और गुरदासपुर के बीच में। और यदि आपसे पूछे कि रावी नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से हुआ है, तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में अभी डेंगू के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, ये की गई है साथियों पेरू देश के अंदर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों अभी डेंगू के कारण क्या है कि 2024 में 8 हफ्तों के भीतर 31,000 से अधिक मामले पेरू में सामने आए हैं, जिस कारण पेरू ने क्या है कि स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। और बात करें आपके पहले पेरू के बारे में, तो ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है पेरू, जो कि आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है। इसकी राजधानी क्या है, तो ये आपकी लीमा। करेंसी की चलती है तो सोल। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो दीना बोलू आल्टो। और जबकि प्रधानमंत्री कौन है, तो अल्बर्टो ओटारोला यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। सीमा के बारे में बात करें तो इधर तो लगती है इसकी चिली के साथ, दूसरी सीमा लगती है बोलिविया के साथ, तीसरी लगती है इसकी ब्राजील के साथ, चौथी लगती है कोलंबिया के साथ, और पांचवी लगती है इसकी इक्वाडोर के साथ। 5 देशों के साथ में ये सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय पहल जिसका नाम है बनतारा, इसकी शुरुआत ये किसके द्वारा की गई है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा।
देखिए साथियों, जो रिलायंस इंडस्ट्री है और रिलायंस फाउंडेशन, इसने पशु कल्याण के लिए बनतारा कार्यक्रम ये शुरू किया है। अच्छा, बनतारा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में जो घायल, दुर्व्यवहार और लुप्तप्राय जानवर हैं, इनको बचाव, इलाज और देखभाल और पुनर्वास करना इस बनतारा कार्यक्रम का उद्देश्य है। बनतारा कार्यक्रम ने पिछले कुछ वर्षों में 200 से अधिक हाथियों और हजारों अन्य जानवरों जैसे पक्षी, सरीसृप, इनको खतरनाक स्थितियों से बचाया है। बात कर साथियों भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के बारे में, तो जो साथियों पीड़ित जानवर हैं, इन पशुओं के प्रति कोई क्रूरता न करे, इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। और पशु कल्याण के लिए एक संगठन है जिसका नाम है पीपल फॉर एनिमल, जिसकी स्थापना सबसे पहले 1992 में मेनका गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि जो FATF है, इसका नया अध्यक्ष ये किसे घोषित किया गया है? आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको देश को। हाल ही में साथ ही जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका अगले 2 सालों के लिए मैक्सिको को अध्यक्ष चुना गया है। और मैक्सिको की जो एलिसा डे एंडा मैडराजो हैं, इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नामित किया गया है। बात करें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, तो इसका जो गठन है जो 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत इसमें कब शामिल हुआ था, तो 2010 के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आतंकी फंडिंग को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये किए साथ ही 150 करोड़ रुपए। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगले 5 सालों के लिए 2027-28 तक जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और इसमें होगा क्या साथियों? तो 7 प्रकार की जो बिल्लियों की प्रजाति हैं, इनका संरक्षण किया जाएगा। और ये 7 प्रकार की प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो ये आपके सामने लिखी हुई हैं। एक बार आप लोग PDF से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कैबिनेट द्वारा किस अधिनियम के तहत रणनीति खनिजों के खनन को मंजूरी दी जाती है? तो ये दी जाती है आपके अधिनियम 1957 के तहत। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथ जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने 12 महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों पर जो रॉयल्टी दर है, ये तय करने के लिए MMDR एक्ट यानी कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसके संशोधन को मंजूरी दे दी है। और ये जो MMDR एक्ट है, ये 1957 की दूसरी अनुसूची में, जिसमें संशोधन किया जाएगा। ये 12 महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं, तो एक बार मैं आपको रीड करा देता हूं। जैसे कि बेरियम, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, इंडियम, रेनियम, सेलेनियम, टेंटेलम, टेल्यूरियम, टाइटेनियम, टंगस्टन और वेनेडियम, ये 12 महत्वपूर्ण खनिज हैं जिन पर रॉयल्टी दर तय करने के लिए MMDR एक्ट को संशोधन में मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जो जन दोष जागरूकता माह 2024, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग के द्वारा। देखिए साथ जो नीति आयोग के सदस्य हैं, जिनका नाम है डॉक्टर BK पॉल, इन्होंने राष्ट्रीय जन दोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया है। और इस अभियान की थीम क्या है? तो बाधाओं को तोड़ना, जन्म दोष वाले बच्चों के लिए समावेशी समर्थन। ये 2024 के लिए राष्ट्रीय जन दोष जागरूकता माह का विषय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाना है आपका गुजरात के धोलेरा के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और इसके लिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने पावर चिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी सिंदरी फर्टिलाइजर जो प्लांट है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया साथियों झारखंड के धनबाद के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इस प्लांट का साथियों जो निर्माण है, ये 9.47 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया गया था। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में पहली महिला मुख्य जो उड़ान परिचालन निरीक्षक है, ये कौन बनी है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।